क्या पढ़ लिए हम लोग? अभी पढ़ लिए मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत एक शासक को अच्छे से पढ़ लिए। कौन था शासक पढ़े? चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश का संस्थापक था। नहीं, उसके बाद जो है अब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र होता है अशोक। अशोक के बाद बृहद्रथ आता है, जो मौर्य वंश का अंतिम शासक होता है। और यहाँ पर बृहद्रथ के आसपास आकर, बृहद्रथ के समय ही आकर मौर्य वंश पूरा नष्ट हो जाता है। ठीक है, ध्यान दो। और ध्यान दो, तो पहला हो गया तुम्हारा जो है, पहले पढ़ लिए हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था, ठीक है, बिंदुसार, वह जो है 298 ईस्वी पूर्व में शासक बनता है। ध्यान दो, हम क्या पढ़े? चंद्रगुप्त मौर्य जो है 298 ईस्वी पूर्व में सरवन बेलगोल में, मैसूर में जो है संलेखन द्वारा, या फिर हम काया कलेश भी कह सकते हैं, जिसको संथरा भी कहा जाता है, यानी उपवास द्वारा अपना शरीर त्याग देता है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु कब होता है? 298 ईस्वी पूर्व में। और 298 ईस्वी पूर्व में जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु होता है, तब उसके बाद उसका पुत्र जो है बिंदुसार शासक बनता है। ध्यान देना, इतिहास में दो एक ही तरह नाम मिलेगा, ठीक है, एक हर्यक वंश में, एक तुम्हारा मौर्य वंश में। एक था वहां पर बिंबिसार, बिंबिसार अगर आएगा चले जाएंगे हर्यक वंश में। अगर आएगा बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार किस में आ जाएगा? मौर्य वंश में। तो मौर्य वंश के अंतर्गत जो है बिंदुसार, अगर क्वेश्चन पूछेगा बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार जो है अपने पिता की मृत्यु के बाद 298 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर आता है, गद्दी पर बैठता है। ठीक है, और इसका जो है अब देखेंगे बिंदुसार के अंतर्गत क्या क्या मुख्य मुख्य पॉइंट्स है जिससे ऑब्जेक्टिव बनता है, या फिर इसका क्या थ्योरी हो सकता है। तो सबसे पहले जो उपाधि लिखे हैं, जानते हो बिंदुसार का दूसरा नाम, या फिर इसको उपाधि भी हम कह सकते हैं, इसे कहा गया है अमित्रघात। इसका मतलब होता है शत्रु नाशक, शत्रुओं का नाश करने वाला। तो इसका उपाधि क्या था बिंदुसार का? अमित्रघात, या फिर इसका दूसरा नाम भी कह सकते हैं। ठीक है, किसका? बिंदुसार का क्या था? अमित्रघात। और अमित्रघात का मतलब क्या होता है? शत्रुओं का विनाश करने वाला। ठीक है, तो क्लियर हो गया, बिंदुसार का उपाधि क्या था? अमित्रघात का। और अमित्रघात का मतलब क्या होता है? शत्रुओं का नाश करने वाला। आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं इसका अन्य नाम। कुछ कुछ ग्रंथ है इसका अन्य नाम मिलता है। ठीक है, चूंकि हम इसका अध्ययन कैसे कर रहे हैं? साहित्यिक स्रोत के आधार पर और पुरातात्विक स्रोत के आधार पर। साहित्य स्रोत बहुत सारा जो किताब है, अर्थशास्त्र है, इंडिका है, पुराण है, मुद्रा राक्षस है, सभी से कलेक्ट किए हैं जानकारी, तब पढ़ रहे हैं। किसी किताब में थोड़ा सा उधर जानकारी मिला, कोई जानकारी हमें मुद्रा राक्षस में मिला, कुछ मुझे पुराण में मिला, कुछ जैन में, कुछ बौद्ध ग्रंथ में मिला, उसको इकट्ठा करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसलिए बहुत सारा ग्रंथ में जो है इसका अलग अलग नाम भी मिलता है। तो बिंदुसार का जो है दूसरा नाम भद्रसार या मद्रसार भी होता है। ठीक है, और भद्रसार या मद्रसार जो है, इसे इसका नाम जो है बिंदुसार का दूसरा नाम भद्रसार या मद्रसार कहां पर उल्लेखित है? तो वायु पुराण में। ठीक है, तो वायु पुराण से हमें जानकारी मिला कि बिंदुसार का दूसरा नाम क्या है? भद्रसार या फिर मद्रसार। दूसरा नाम है जो जैन ग्रंथ में प्राप्त होता है, क्या है? सिंहसेन। तो क्लियर हो गया, बिंदुसार का पहले तो उपाधि जान गए, अमित्रघात, जिसका मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। उसके बाद जाने इसका दो नाम है। ठीक है, दो अन्य नाम मिलता है हमें इतिहास में। पहला नाम होता है तुम्हारा भद्रसार या मद्रसार, और यह जो है कहां से मिलता है? वायुपुराण से। कहां से? वायुपुराण से। उसके बाद सिंहसेन, और सिंहसेन का जानकारी हमें जैन ग्रंथ से। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। बिंदुसार का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। कौन था? चाणक्य। जैसे तुम लोग को बताए थे कि महेंद्र सिंह बाहुबली जब उसका शासन था, तो उस समय उसका जो सेनापति था, प्रमुख सेनापति कटप्पा। ठीक है, उसके बाद जब उसका पिता का हत्या कर दिया जाता है अपने ही मामा द्वारा, नहीं कटप्पा के द्वारा, फिर जब बाहुबली आता है शासन में, फिर भी वही प्रधानमंत्री रहता है। कौन? कटप्पा। तो सेम सेम बात है। उसी तरह से यहाँ पर कटप्पा के रोल में है कौन? चाणक्य। पहले तो पिताजी को यानी चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत शक्तिशाली बनाया, उसे शासन पर बैठाया। अगर चाणक्य नहीं रहता तो शायद चंद्रगुप्त मौर्य राजा नहीं बन पाता, क्यों? इन्होंने ही तैयार किया था, और इन्होंने बदला के तौर पर यहाँ पर आकर इसे राजा बनाया, आक्रमण करके, घनानंद की हत्या करके। तो ये है चाणक्य। तो याद रखना कि बाप के समय में तो प्रधानमंत्री था ही था, पुत्र के समय में भी, यानी बिंदुसार के समय में क्या बना रहा? प्रधानमंत्री। कौन? चाणक्य या कौटिल्य। उसके बाद याद रखना, इसमें इस बिंदुसार के शासनकाल में दो राजदूत आता है। हम क्या पढ़े? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में एक राजदूत आया था, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज, जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखा था ना। तो यहां पर जो है दो राजदूत आया। ठीक है, राजदूत हम कह सकते हैं विदेशी यात्री, किसी राजा के द्वारा जो भेजा जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो है दो राजदूत आया। पहला आया डायमेकस, दूसरा आया डायनोसिस। याद रखना, डायमेकस, डायनोसिस एक ही तरह नाम है।
तो याद रखना बिंदुसार के शासनकाल में कितने राजदूत आए? 2। कौन कौन सा? डायमेकस और डायनोसिस। डायमेकस कौन था? डायनोमेकस जो है एंटियोकस का राजदूत था। और एंटियोकस कौन था? एंटियोकस जो सीरिया का शासक था। तो याद रखना सीरिया का जो शासक था एंटियोकस, उन्होंने अपने राजदूत को भेजा कहां पर? मगध में, इंडिया में। किसको भेजा? डायमेकस को। डायमेकस एंटियोकस बोलो तो। डायमेकस एंटियोकस, एंटियोकस। हाँ, अरे ये सब जानकारी एक एक रख लोगे ना, ककरो मजाल है काके इतिहास में टिकेगा, दो है थोपी में उधर घूम जाएगा। ठीक है देखो ध्यान दो, दो है थोपी में, दो है जवाब, दो है क्वेश्चन। देखो तो याद रखना बिंदुसार के शासनकाल में 2 राजदूत आए। पहला आया तुम्हारा डायमेकस, दूसरा डायनोसिस। डायमेकस कौन था? कौन भेजा था डायमेकस को? डायमेकस को भेजा था एंटियोकस ने। डायमेकस कौन था? टोलेमी सेकंड फिलाडेल्फस का। ठीक है, और ये कौन था? टोलेमी सेकंड फिलाडेल्फस कौन था? मिस्र का शासक था। तो मिस्र का शासक कौन हुआ? टोलेमी सेकंड फिलाडेल्फस। और इन्होंने किसको भेजा? डायनोसिस को। किसके शासनकाल में भेजा? बिंदुसार के शासनकाल में। तो यहां पर ऑब्जेक्टिव बना डायरेक्ट पूछेगा कि डायमेकस किसके शासनकाल में आया था? बिंदुसार के शासनकाल में। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। पूछ देगा डायनोसिस किसके शासनकाल में आया था? बिंदुसार के शासनकाल में आया था। ठीक है, और क्वेश्चन अगर पूछ ले डायमेकस किसका राजदूत था? कहां का राजदूत था? सीरिया का राजदूत था। कौन भेजा था? एंटियोकस। यहां तक क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। जानते हो बिंदुसार के समय में 2 विद्रोह हुआ, 2 बार विद्रोह। कहां पर? तक्षशिला में। तक्षशिला में विद्रोह हुआ तो क्या करा? पहले इन्होंने भेजा बिंदुसार ने अपने राजकुमार को, अपने पुत्र को, ठीक है, सुसीम को। और सुसीम जो है विद्रोह को दबा दिया, लेकिन उस हिसाब से नहीं दबा पाया और विद्रोह फिर से प्रारंभ हो गया। जैसे तुम लोग को बता दें, अगर मान लो कहीं पर आग जल रहा है, ठीक है, अगर आग को पूर्ण रूप नहीं बुझाएंगे, हो सकता है थोड़ा सा आग बचा हो, धीरे धीरे फिर से सुलगा दे। होता कि ना होता है? सेम ऐसे जैसे पहले तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ, सुसीम को जो भेजा, ये पूर्ण रूपेण विद्रोह को नहीं दबा पाया। ठीक है, कुछ कुछ जैसे बताया, उदाहरण दिए, आग थोड़ा सा अगर रह जाएगा, धीरे धीरे सुलगते सुलगते बड़ा हो जाएगा। वही विद्रोह का रूप विद्रोही को पूर्ण रूप से नहीं दबा पाया और थोड़ा थोड़ा विद्रोह रह गया, और यही विद्रोह फिर से, ठीक है, जागता है। और फिर बाद में क्या करता है? अशोक को भेजता है, और अशोक क्या करता है? विद्रोह का पूर्ण कुचल देता विद्रोह को। तो याद रखना कि बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में कितने बार विद्रोह हुए? 2 बार। पहली बार इन्होंने विद्रोह के दमन के लिए किसको भेजा? सुसीम को। और सुसीम उस हिसाब से विद्रोह को दमन नहीं कर पाए जितना करना चाहिए था। फिर पुनः जब विद्रोह होता है तो किसको भेजता है? दूसरा पुत्र अशोक को। और अशोक पूर्ण रूपेण वहां पर विद्रोह का दमन कर देता है। तब क्या होता है? विद्रोह का जैसे दमन किया तो तक्षशिला का शासक बन गया, और साथ ही साथ इसे उज्जैन का जो है ना राज्यपाल बना दिया गया, राजदूत बना दिया गया, राज्यपाल। सुनो क्यों? मान लो 2 पुत्र है, एक है तुम्हारा सुसीम, दूसरा अशोक। अब मान लो सुसीम को भेजा, वो बेचारा हार उड़ के आ गया, उस हिसाब से नहीं विद्रोह दमन कर पाया। फिर वहीं पर जब जैसे चला जाता है अशोक, पूर्ण रूपेण विद्रोह का दमन कर दिया, तो क्या सोचा? सुसीम से अच्छा कौन है? अशोक है। तो अशोक को क्या करा? वहां का सत्ता संभाल दिया, उसको दे दिया, तक्षशिला का शासक बना दिया। कौन? बिंदुसार। ठीक है, और जब तक्षशिला का शासक बन गया और साथ ही साथ उसे जो है उज्जैन का राज्यपाल बना दिया। ठीक है, अब समझ सकते हो, क्या कि सुसीम तो बेचारा सोचा हुई कमजोर है, इसको हटा। तो देखा अशोक सफल हो गया, चलो इसको शासक बना देते हैं। शासक बना दिया कहाँ का? तक्षशिला का। और साथ साथ तो राज्यपाल कहाँ का बन गया? उज्जैन का। तब क्या होता है जानते हो? तक्षशिला का तो विद्रोह दबा दिया अशोक ने पूर्ण रूपेण। बाद में क्या होता है? सीरिया के शासक से जो बिंदुसार ने 3 चीज मांगा। ठीक है, सीरिया का जो शासक था, कौन था शासक जानते हो? एंटियोकस। एंटियोकस यहां देख रहे हैं, चूंकि सीरिया से ही एक राजदूत आया था डायमेकस, और डायमेकस किसका राजदूत था? एंटियोकस का। यह सीरिया का शासक था। तो सीरिया के शासक से ही यानी कि एंटियोकस से बिंदुसार ने 3 चीज मांगा। क्यों? क्योंकि इसका एगो बंदा यहाँ पर मगध में है। कौन है? डायमेकस। ठीक है, तो कांटेक्ट में था। तो एंटियोकस से जो है सीरिया के शासक से 3 चीज मांगा। पहला मांगा सूखी अंजीर, उसके बाद अंगूरी मदिरा, उसके बाद दार्शनिक। जानते हो अब कहोगे सूखी अंजीर का, अंजीर एक फल होता है, ठीक है, और सूखा अंजीर यानी कि ड्राई अंजीर जिसको कह सकते हैं, जैसे अखरोट उखरोट होता है ना, सूखा, कच्चा आएगा सड़ियन जाएगा लाते लाते। तो सूखा अंजीर मांगा। ठीक है, इधर नहीं होता होगा इसलिए मंगाया, फल था, फल है, बहुत पौष्टिक फल होता है। तो सूखी अंजीर मांगा, साथ साथ अंगूरी मदिरा, अंगूरी शराब, अंगूर से बना हुआ जो शराब होता है, जिसको रम कहते हैं, फल के रस से जो बनाया जाता है रम। आधी रात हाथ में कौन चीज सब गोबर तोबर से बना देता है, एकदम से घुलट पुलट पन्नी वाला पी के। तो ये जो अंगूरी मदिरा हम जिसको कहते हैं, ठीक है, जिसको रम बोला जाता है, फल के रस से बना जाता है, उसमें भी नशा आता है। तो अब तो सारा बिहार में बंदे हैं, तो छोड़ो बात को।
तो अंगूरी मदिरा मांगा, किससे? एंटियोकस से, ठीक है। साथ साथ मांगा दार्शनिक। क्या करा जानते हो? एंटियोकस ने जो है, यानी सीरिया का जो शासक था एंटियोकस, इन्होंने दो चीज तो भिजा दिया। पहला भेजाया सूखी अंजीर, उसके बाद अंगूरी मदिरा। तीसरा जो है दार्शनिक नहीं भेजाया। और दार्शनिक के बारे में क्या कहा? सीरिया के शासक ने कहा कि दार्शनिक का विक्रय करना सही नहीं है, ठीक है, अवैध है। यहां तक तुम्हारा बिंदुसार का कॉन्सेप्ट क्या क्या समझे? बिंदुसार का उपाधि कौन सा है? अमित्र घात। और अमित्र घात का मतलब होता है शत्रु का विनाशक या नाश करने वाला। उसके बाद इसका दो नाम, ठीक है, एक तुम्हारा हो गया भद्रसार या मद्रसार, इसकी जानकारी हमें वायु पुराण से मिलती है, इसका अन्य नाम। उसके बाद अन्य नाम हमें जैन ग्रंथ से प्राप्त होता है सिंहसेन। क्या? सिंहसेन। उसके बाद जो है याद रखना है, बिंदुसार के समय में प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। और चाणक्य जब था उसके बाद इसके समय में शासनकाल में दो राजदूत आए। उसके बाद और एक चीज होता है कि तक्षशिला में दो बार विद्रोह होता है। पहले विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजता है? सुसीम को। सुसीम जो है नाकाम हो जाता है, फिर किसको भेजता है? अशोक को। अशोक विद्रोह को पूर्णपेण दबा देता है और वहां का शासक भी बन जाता है। और साथ ही साथ तक्षशिला का शासक बनने के साथ साथ उज्जैन का क्या बन जाता है? राज्यपाल। कौन? अशोक। उसके बाद जो है बिंदुसार ने सीरिया के शासक से, ठीक है, एंटियोकस से जो है तीन चीज डिमांड करा। पहला उपहार के तौर पर कहा कि हमको जो है सूखी अंजीर दीजिए, दूसरा हमें अंगूरी मदिरा दीजिए, और तीसरा दार्शनिक। तो सीरिया का जो शासक था एंटियोकस, उन्होंने दो चीज भेज दिया। पहला सूखी अंजीर, उसके बाद अंगूरी मदिरा, और तीसरा चीज दार्शनिक में नहीं भेजा। कहा कि दार्शनिक का विक्रय नहीं किया जा सकता है, मना कर दिया, ठीक है। यहां इतना तक समझ। अब चलते हैं अशोक। तो अशोक जो था किसका पुत्र था? बिंदुसार का पुत्र था। किसका था? बिंदुसार का पुत्र अशोक यह गद्दी पर 273 ईस्वी पूर्व में बैठा, ठीक है। और इसका शासनकाल अशोक का माना जाता है 273 से 232 ईस्वी पूर्व तक। हम क्या बताए? अशोक का शासनकाल अगर माना जाता है कब से कब तक? 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक। लेकिन अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक जो है, वास्तविक रूप से राजा कब बनता है? 269 ईस्वी पूर्व में। तो यानी कि अब कह सकते हैं 73, 72, 71, 69, 4 वर्षों तक क्या हो रहा था? तो हम अगर हम देखो, अगर हम सिंहली जनश्रुति पुस्तक है, ग्रंथ है, उसके महाबोधि वंश, तारानाथ इत्यादि का माने तो क्या कहा? इन्होंने जो है अशोक के द्वारा 99 भाइयों का हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया। तो इसमें कहा गया है जो 4 वर्षों तक गद्दी पर नहीं बैठा, 4 वर्ष तक क्या कर रहा था? अपने भाइयों का वध कर रहा था, अपने भाइयों को मार रहा था, ठीक है। 99 भाई को मारा, और 99 भाई को मार के गद्दी पर बैठा। और 99 भाई को मारने में कितने दिन लग गए उसको? 4 वर्षों का समय लग गया, ठीक है। लेकिन पहले तो शासक बन गया था कहां का? इस शासक तक्षशिला था पहले से, बिंदुसार के पहले से कहां का शासक था? तक्षशिला का। उज्जैन का राज्यपाल भी था। तो क्या होता है, इसका वास्तविक राज्याभिषेक जो है 269 ईस्वी पूर्व में होता है। और 4 साल का जो गैपिंग आता है, कहा जाता है इस गैपिंग में क्या हुआ है, इसका स्रोत जो है सिंगली जनश्रुति हो गया, महाबोधि वंश, तारानाथ इत्यादि का अगर माने। ये क्या कहता है? तीनों ग्रंथ कहता है जो है इतना जो 3-4 साल का जो ब्रेक लिया, ठीक है, राज शासक बनने में, राज्याभिषेक होने में, क्या कर रहा था? 99 भाइयों की हत्या कर रहा था, ठीक है। कूटनीति के द्वारा लड़ा के किसी भाई को इधर लड़ने भेज देता, किसी को इधर, अब बाद में अपने सैनिक द्वारा मरवा देता था, ठीक है। इस तरह से इन्होंने चाल चल के, ठीक है, अपने भाई को, 99 भाई को सल्टाया, ठीक है, तब जाके शासक बना। तब जो है 4 साल के बाद 269 में शासक बनता है। और इसकी पत्नियों की अगर बात करें तो इसका जो है बहुत सारा पत्नी था। तो इंपॉर्टेंट पत्नी काय अपने भाइयों को मारा है 99 भाई को, तो पत्नी का ठिकाना है कि वो पत्नी होगा इसका। मतलब अभी मत समझना इसी का बेटा नहीं है ना, ये भाई है, ठीक है। इसके घर में आदित्य था ना, अब 99 भाई को मारा। जब बेचारा अशोक शादी करता है 3-3, 4-4 को बेसी शादी कर लेता है, उससे भी ज्यादा। तो मुख्य रूप से मुख्य पत्नियों का नाम अगर देखें, देवी पद्मावती कारुवाकी, ठीक है। इनकी पत्नियों का क्या क्या नाम था? देवी पद्मावती कारुवाकी। और इसमें से अगर प्रमुख पत्नी की बात करें जिससे पुत्र और पुत्री की प्राप्ति हुई थी, तो देवी से इसे जो है एक पुत्र एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। तो याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा कि अशोक के पुत्र का क्या नाम था? महेंद्र। अशोक की पुत्री का नाम क्या था? संघमित्रा। कहेगा अशोक और संघमित्रा जो किन पत्नी से प्राप्त हुआ था? देवी से। यहां तक क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अशोक का जो अशोक नाम, हम कैसे जाने अशोक का अशोक ही नाम था? तो ये जो है निम्नलिखित, देखो अशोक का नाम जो है मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर, उसके बाद उदय गोलम इत्यादि अभिलेख में जो है इसका नाम अशोक मिलता है, ठीक है।
तो अगर क्वेश्चन पूछेगा अशोक नाम का जो शब्द है यह हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, किन किन अभिलेख से, मास्की हो गया, गुर्जरा, टूर, उसके बाद उदय गोलम इत्यादि जो अभिलेख है यहाँ से हमें क्या मिला, अशोक नाम का शब्द मिला हमें, ठीक है, अशोक शब्द लिखा गया किन किन अभिलेख में, मास्की, गुर्जरा, नेटूर, उदय गोलम इत्यादि में, ठीक है। इसका अन्य नाम, अशोक का भी दूसरा दूसरा नाम है, क्या क्या नाम है, अशोक वर्धन। अशोक वर्धन का हमें पुराण में है, तो बताए ना बहुत सारा ग्रंथ है, वहां से जानकारी इकट्ठा करके तब पढ़ रहे हैं मौर्य साम्राज्य को, ठीक है। तो इसे जो है पुराण में अशोक वर्धन कहा गया है, और दीप वंश जो बौद्ध ग्रंथ है इसमें कहा गया है करमोली कहा गया, क्या कहा गया, करमोली। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि अशोक का दूसरा नाम करमोली है, इसका जानकारी में कहां से मिलता है, दीपवंश से। दीपवंश क्या है, दीपवंश बौद्ध ग्रंथ है, क्या है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ। यहां तक क्लियर, तो समझ गए कि इसका दो नाम, एक अशोक वर्धन दूसरा करमोली। अशोक वर्धन कहां मिलता है, पुराण से, उसके बाद करमोली कहां मिलता है, दीपवंश से। आगे बढ़ते हैं, क्या बताए कि सिंहली, जनश्रुति, महाबोधिवंश, तारानाथ इत्यादि से हमें जानकारी मिलता है अशोक जो है 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त करता है। और इसी गैपिंग में जैसे समझा दिए 4 साल का जो ब्रेक हुआ सिंहासन पर बैठने का, वास्तविक रूप से राज्याभिषेक होने का, तो इसी समय में क्या कर रहा था, भाइयों की हत्या कर रहा था। कितने भाई को मारा, 99 भाइयों के। और 99 भाई जो मारा कहाँ से हमें जानकारी मिलता है, 2-3 ग्रंथ है, पहला सिंहली, जनश्रुति, महाबोधिवंश, उसके बाद तारानाथ इत्यादि में मेंशन है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसका उपाधि, इसका उपाधि क्या क्या था, देवा नाम पिय पियदसी। देखो प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है, ठीक है, देवा नाम पिय पियदसी, इसका मतलब होता है देवों का प्यारा, ठीक है। तो देवा नाम प्रियदर्शी या देवों में प्रिय किसको कहा गया है, अशोक को। देवों में प्रिय किसको कहा गया है, अशोक को, यानी देवों का प्यारा किसको कहा गया, अशोक को। और ये उपाधि था क्या, देवा नाम पिय पियदसी। उसके बाद राजतरंगनी से, राजतरंगनी किसके द्वारा लिखा गया, कलहन के द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा, राजतरंगनी जो कलहन के द्वारा लिखा गया था। इससे हमें जानकारी मिलती है कि इन्होंने क्या करा था, कश्मीर में जो श्रीनगर बसाया है अशोक के द्वारा ही बसाया गया था। और साथ ही साथ नेपाल में जो है देवपत्तन, 2 नगर बसाया था। तो याद रखना पटना कौन बसाया था, उदयन। उसी तरह से अशोक भी 2 नगर बसाता है, 2 शहर बसाता है, एक जम्मू कश्मीर में श्रीनगर। इसको तो तुम लोग खूब याद किया होगा, जम्मू कश्मीर का राजधानी श्रीनगर, यही श्रीनगर है। और श्रीनगर को क्या कहा जाता है, पृथ्वी पर का स्वर्ग कहा जाता है, धरती पर का स्वर्ग। तो श्रीनगर कौन बसाया था, अशोक। श्रीनगर कहाँ है, कश्मीर। उसके बाद नेपाल में एक नगर बसाया था, कौन सा, देवपत्तन। आगे बढ़ते हैं, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष उन्होंने क्या करा, कलिंग युद्ध करता। और कलिंग युद्ध में जो है, कलिंग युद्ध कब करता है, 261 ईस्वी पूर्व में। देखना, याद रखना कलिंग, इस कॉन्सेप्ट को बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें धरती उलट पुलट हो गया है, ध्यान देना जरा सा। राज्याभिषेक जो हुआ ना, उसके 8वें साल इन्होंने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग युद्ध करता। और कलिंग युद्ध में क्या करता है, उसका जो राजधानी था तोसली, ठीक है, तोसली पर अधिकार कर लिया, कौन, अशोक। और कलिंग विजय का जो जानकारी हमें प्राप्त होता है कहां से, अशोक के 13वें शिलालेख से। कहां से, अशोक के 13वें। ये क्वेश्चन पूछेगा, कंफर्म पूछेगा, अशोक के द्वारा जो कलिंग युद्ध किया गया था, कलिंग विजय का जानकारी हमें किस शिलालेख से, 13वें शिलालेख से, ठीक है। और इसी कलिंग युद्ध में क्या होता जानते हो, 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया और 1 लाख लोग मारा गया, 1 लाख लोग मारा गया, 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया। इस भीषण नरसंहार को देखकर इसका जो है ना हृदय परिवर्तन हो गया, चेंज हो गया। जहां कठोर व्यक्ति आदमी था, युद्ध करा करता था, साम्राज्य विस्तार क्या करता था, वहीं पर अब क्या करा, हृदय परिवर्तन करके इन्होंने जो है उपगुप्त से जो है जैन धर्म का दीक्षा लिया। और ये भी धार्मिक आदमी बन गया, राजपाट छोड़ के इन्होंने कसम खा लिया आज के बाद शस्त्र नहीं उठाएंगे, ठीक है। और उसके बाद इसका जब हृदय परिवर्तन हो गया, इन्होंने धर्म के प्रसार के लिए काम करने लगा। और इसका जो पहले नीति था साम्राज्य विस्तार का, तो इन्होंने क्या करने लगा, धर्म विस्तार का नीति अपना लिया, ठीक है। पहले था युद्ध विजय, अब क्या, धर्म विजय, नीति चेंज कर लिया। पहले इसका नीति क्या था, युद्ध विजय, युद्ध में जीतना, उसके स्थान पर अब धर्म विजय, धर्म में विजय प्राप्त करना, ठीक है। इसका नीति जो था चेंज हो गया, साम्राज्य को विस्तार करना चाहता था, अब क्या विस्तार करने लगा, धम्म को। तो याद रखना इसका जो हृदय परिवर्तन हुआ है, मानवता का सेवा का भावना जो जगह किस युद्ध में, कलिंग युद्ध में। क्यों हुआ, क्योंकि इन्होंने देखा कि इतना भीषण नरसंहार कभी नहीं देखा था, 1 लाख लोगों को मारा गया, 1 लाख यहाँ जरा सोचो, और 1.5 लाख लोगों को बांध दिया गया, बंधक बना लिया गया। 8वें वर्ष जो है राज्याभिषेक, 8वें वर्ष इन्होंने कलिंग युद्ध करता है। और कलिंग युद्ध कब करता है, 261 ईस्वी पूर्व में। और कलिंग विजय का जानकारी में कहां से मिलता है, 13वें शिलालेख से। और इसमें क्या होता है, इसका हृदय परिवर्तन होता है इस भीषण नरसंहार को देखकर।
और फिर क्या करता है, इन्होंने धर्म के प्रचार में भिड़ जाता है, धर्म प्रचार करने लगता है, युद्ध विजय के स्थान पर धर्म विजय का नीति अपना लेता है। और अब इसका जो है, अब थोड़ा अभिलेख का बात करें तो अशोक ने विभिन्न जगहों पर अभिलेख लिखवाए। अभिलेख में मानवता की सेवा, जन कल्याण का बात, धर्म का प्रचार करने लगा। तो अभिलेख इसका 40 से अधिक मिल चुका है। कितना अभिलेख मिला है? 40 से अधिक। और 14 शिलालेख, याद है क्वेश्चन पूछेगा कि अशोक के द्वारा कितने शिलालेख खुदवाए गए थे? 14। उसके बाद स्तंभ लेख कितने मिले हैं? 6। उसके बाद गुहा लेख कितने मिले? 3। शिलालेख पत्थरों पर जो लिखा जाता था उसको क्या कहें? शिलालेख। कितना मिला है? 14। स्तंभ लेख, स्तंभ मतलब पाया की तरह जो रहता है उस पर लिखा हुआ, कितना मिला है? स्तंभ लेख 6। और गुहा लेख नहीं, गुफाओं में जो लिखा गया कितना? 3। तो याद रखना 14 शिलालेख, 6 स्तंभ लेख, 3 गुहा लेख। क्लियर हो गया? अभिलेख जानते हो सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को किसने खोजा? स्टीफन थेलर। ये अंग्रेज था स्टीफन थेलर, और इन्होंने जो है 1750 ईस्वी में अशोक स्तंभ का पता लगाया दिल्ली में। तो क्वेश्चन पूछेगा अशोक स्तंभ का सबसे पहले किसने पता लगाया और कब लगाया? ठीक है, स्टीफन थेलर ने लगाया 1750 में। कहाँ में? दिल्ली का जो अशोक स्तंभ था उसको ढूंढा, और अशोक का स्तंभ तो ढूंढ लिया, लेकिन अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। कब? 1837 में। क्वेश्चन पूछेगा अशोक का जो अभिलेख था उसको पढ़ने में कौन सफलता प्राप्त किया? जेम्स प्रिंसेप। तो क्लियर हो गया, अशोक के अभिलेख को किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। कब? 1837 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछेगा। ठीक है, उसके बाद अब लास्ट में क्या होता है? मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, 185 ईस्वी पूर्व के आसपास इसका शासन रहा। 185 ईस्वी पूर्व के आसपास बृहद्रथ, और इसी का हत्या करके जो है, इसी का एक सेनापति था। कौन था? पुष्यमित्र शुंग। इसके द्वारा इसका हत्या करके शुंग वंश का स्थापना किया जाता है। शुंग वंश आता है। कौन आता है? शुंग। इसका नाम है देखो ना, पुष्यमित्र शुंग। अब आएगा शुंग वंश, लेकिन इस शुंग जो है, शुंग बरकाटक नहीं है ना कि मर्डर किसी का, तुरंत घुलट जाता है। ठीक है, शासन में रहता है इसका। क्लियर? बिंबिसार, अशोक, उसके बाद बृहद्रथ। और अशोक बहुत लंबा है, क्लियर रखोगे। क्वेश्चन तुम्हारा कहाँ कहाँ से बनेगा? पहला तो ये अशोक का जो है पत्नी का नाम पूछेगा, पुत्र का नाम, पुत्री का नाम पूछ सकता है। ठीक है, महेंद्र, संघमित्रा। और उसके बाद तुम्हारा पूछेगा इसमें जो है अशोक ने जो कितने भाइयों को मारा? 99 भाइयों को। क्वेश्चन ये पूछेगा कि कश्मीर में श्रीनगर का स्थापना कौन किया था? अशोक ने किया। और साथ ही नेपाल में देवपत्तन। यहां से क्वेश्चन बहुत तगड़ा पूछेगा। कलिंग विजय, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष इन्होंने कलिंग विजय किया 261 ईस्वी पूर्व में। और इन्होंने क्या करा? इसका जानकारी कलिंग विजय किस शिलालेख से? 13वें शिलालेख से। और इसी में इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, युद्ध विस्तार के स्थान पर धर्म विस्तार का नीति अपनाता है। ठीक है, और उसके बाद अभिलेख के बारे में क्वेश्चन याद रखना कि अभी अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। कब? 1837 ईस्वी में। उसके बाद क्लियर हो गया। और पूछेगा मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। और बृहद्रथ की हत्या कौन किया था? उसी का जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, उसके द्वारा हत्या करके कौन सा वंश स्थापित हुआ? शुंग वंश। ये तुम्हारा कंप्लीट स्टडी हुआ किसका? मौर्य वंश का। ठीक है, अब तुम लोग तैयारी करोगे।